फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, हमने मध्यकालीन इतिहास एमसीक्यू के थ्रू कवर किया है। आज हम चालू करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज ये पार्ट 1 है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। ये सीजी पटवारी 2022 की टेस्ट सीरीज़ है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, जहां 3 फुल लेंथ टेस्ट रहने वाले हैं और 2 सेक्शनल टेस्ट। फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट हो चुका है, दूसरा सेक्शनल टेस्ट 21 मार्च को है। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में फर्स्ट टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये छूट गया है आपका। साथ में यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो है आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास। एमसीक्यू के थ्रू हम कवर करते हुए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? आपके ऑप्शन है 1756 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1758 ईस्वी, डी है 1759 ईस्वी। आपको बताना है, आप अपने से पॉज कर लीजिए और आंसर को बताते चलिए कि कौन सा, क्योंकि आप मतलब इतना तो पढ़ लिए हैं कि अब आपका रिवीजन का समय आ चुका है। तो क्या है यहाँ पे आंसर कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को, कौन है ये क्लाइव? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर ऑफ बंगाल कब बनाया गया था? सबसे पहले तो आंसर टिक करने से पहले आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि रॉबर्ट क्लाइव का जो पीरियड था वो क्या था। तो पीरियड इनका कितना था? 1757 से 60, ये उनका पहला सत्र था, यानी कि वो फर्स्ट टाइम जो उनका पीरियड था, कार्यकाल था, वो इतना था। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम वो अपॉइंट हुए थे, जो कि वो सेकेंड टाइम अपॉइंट कब हुए थे? 65 से लेकर के 67 तक। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो बंगाल का गवर्नर इनको बनाया गया था 58 में। कब बनाया गया था? 1758 में बनाया गया था। साथ में कुछ इनके बारे में बातें हैं, उसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है यदि आप रिवीजन स्टेज में है तो। जहाँ पे बात आती है रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव जो हैं बंगाल के गवर्नर ऑफ बंगाल बोले, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है कि मैंने तो आपको टाइम पीरियड बता दिया। फिर आता है, इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल गवर्नमेंट चालू किया था। कब? ड्यूअल गवर्नमेंट चालू किया था। और कब चालू किया था? 1765 में। कब? 1765 में, जब द्वितीय कार्यकाल इनका प्रारंभ हुआ था। साथ में इनको जो है कॉन्करर ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत का विजेता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था, पलासी का जो युद्ध हुआ था, तो ये जीते थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, है ना। पलासी, बैटल ऑफ पलासी। और कब हुआ था बैटल ऑफ पलासी? 1757 में। और किसके विरुद्ध हुआ था? तो सिराजुद्दौला को हराए थे। इस वजह से, और उसके बाद से क्या हुआ था? पूरा आधिपत्य इन्होंने जमा लिया था भारत पर, और इनको क्या बना दिया गया था? गवर्नर ऑफ बंगाल। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को क्या बोला जाता है? कॉन्करर ऑफ इंडिया, भारत का विजेता बोला जाता है, ठीक है। कॉन्करर ऑफ इंडिया बोला जाता है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, है ना। कॉन्करर ऑफ इंडिया बोला जाता है किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हास्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग? कौन था भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल? तो आपको ना ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आंसर तो आप लोग अपने से टिक कीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। और वो क्या चीज़ें याद रखनी, उसको नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लो, नहीं तो सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। एग्जाम में अक्सर पूछता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे गवर्नर ऑफ बंगाल। कौन थे? गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर आते हैं विलियम बेंटिक।
कौन आते हैं? विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोले जाते हैं। कब? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या है? विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ व्हाट? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर आते हैं लॉर्ड कैनिंग। कौन आता है? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को बोलते हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन थे ये? लास्ट। फर्स्ट पूछा तो विलियम बेंटिक, लास्ट पूछा तो लॉर्ड कैनिंग क्या थे? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। साथ में ये कौन थे? ये फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। कौन थे? फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें आप लोग याद रखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव की बात आए तो गवर्नर ऑफ बंगाल, विलियम बेंटिक तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग की बात आती है तो लॉर्ड कैनिंग जो थे अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, साथ में ये प्रथम वॉइस रॉय थे भारत के। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सक्यूज मी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो यदि द्वैध शासन नीति लाया कौन? तो अभी जस्ट मैंने बताया था ड्यूअल गवर्नमेंट कौन इंट्रोड्यूस किया था? रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस किए थे। कब इंट्रोड्यूस किए थे? मैंने अभी जस्ट आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में। ड्यूअल गवर्नमेंट कौन लाया? रॉबर्ट क्लाइव। कब लाए? 1765 में लाए। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द्वैध शासन नीति होती है ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी को किसने समाप्त किया? तो आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वॉरेन हास्टिंग या लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है बताइए आप लोग? यहाँ पे आपका सही आंसर है वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, वॉरेन हास्टिंग। इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल था 1772 से लेकर के 84। कितना? 1772 से लेकर के 84। सबका आप लोग लिस्ट बना, मे बी होप सो कि आप लोग लिस्ट बना करके पढ़ रहे होंगे। और यदि आपने नहीं बनाया तो जितने गवर्नर जनरल्स हुए हैं इंडिया के उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत वो हेल्पफुल होता है। तो इन्होंने क्या किया था? द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। ही अबॉलिश्ड ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, जिसको स्टार्ट किसने किया था? इसको स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में चालू किया था। और वॉरेन हास्टिंग ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया। कब समाप्त किया पूछेगा तो 1772 को। कब समाप्त किया द्वैध शासन नीति को? 1772 को। और किसने किया? तो वॉरेन हास्टिंग। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे देख लेते हैं हम। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हमको सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग्स है। फर्स्ट है आपका, जो आपके ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि बंगाल काश्तकार अधिनियम जिसको हम बोलते हैं बंगाल टेनेंसी एक्ट। सेकंड है, बी है आपका अवध लगान अधिनियम, अवध रेंट एक्ट है। फिर है दक्कन काश्तकारी अधिनियम, डेक्कन टेनेंसी एक्ट। तो इसको आपसे पूछ रहा है कि इनको आपको जमाना है कि ये कब आए, ये एक्ट्स कब आए, ये अधिनियम कब आए हैं। तो आप लोग अपना आंसर टिक कर लीजिए कि क्या है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। इसका मतलब ये है कि जो बंगाल काश्तकार अधिनियम है, बंगाल टेनेंसी एक्ट है, वो 1885 में आई थी। अवध लगान अधिनियम, अवध रेंट एक्ट जो है 1886 में आया था। और दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 में आया था। एक्सक्यूज मी, जो दक्कन काश्तकारी अधिनियम है तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि अक्सर इसके बारे में बताया ज़्यादा नहीं जाता है एग्ज़ाम में, बट आ जाता है। तो ये था कि क्या हुआ था कि डेक्कन राइट्स हुआ था। यदि आपसे पूछता है कि डेक्कन राइट्स कब हुआ, तो डेक्कन राइट्स हुआ था 1875 को। ठीक है, 1875 को डेक्कन राइट्स हुआ था। और उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों को इसके जब ये दंगे होने लगे थे, दक्कन में जब दंगे होने लगे 1875 में, तो अंग्रेज़ों को क्या करना पड़ा कि दक्कन कमीशन बनाना पड़ा, यानी कि इनको आयोग का गठन करना पड़ा। और वो आयोग का गठन
ब्रिटिशर्स ने कब किया था? 1878 में किया था। यदि आपसे पूछता है कि दक्कन आयोग का गठन कब हुआ, तो 1878 में हुआ। ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेजों को अधिनियम लाना पड़ा। अधिनियम का नाम क्या है? दक्कन काश्तकारी अधिनियम। साथ में आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, इसको बोला जाता है एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट। क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट। उसका कारण क्या है उसको आप जान लीजिए कि ये क्या था। इसमें ना जो ये दंगे क्यों हो रहे थे, दंगे इसलिए हो रहे थे कि उस समय ना लगान वसूले जाते थे। लगान वसूले जाते थे तो क्या था कि किसानों से लगान वसूले जाते थे, और वो यदि देने में समर्थ नहीं हो पाते थे लगान, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो इसके विरुद्ध क्या हुआ? दक्कन में दंगे होने लगे थे। दक्कन में दंगे होने लगे। विवश होकर के सरकार को, यानी कि ब्रिटिश सरकार को, एक आयोग का गठन करना पड़ा, और आयोग ने परामर्श दिया कि यदि तुम इस दंगे को दबाना चाहते हो और अपने विरुद्ध कोई भी गतिविधि नहीं चाहते हो, तो इनके लिए एक अधिनियम ला दो। और ये जो अधिनियम लाए थे वो कब लाए थे? ये 1879 को लाए थे, जिसको क्या बोला जाता है? दक्कन काश्तकारी अधिनियम बोला जाता है। और इस अधिनियम में ये इन्होंने ऐसा प्रोविज़न किया था, ये प्रोविज़न था कि यदि किसान लगान देने में असमर्थ होते हैं तो भी उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और हम ऑफन इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम नहीं पढ़े रहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। आई होप मैंने यहाँ पे आपको आंसर बताया है कि ए इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र 1854 को, हंटर आयोग जो कि 1882 में आई थी, रैली आयोग को जो 1902 में था, या सेडलर आयोग जो 1917 में था? तो किसको बोला जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा? यदि आपने ABEO का सेशन अटेंड किया होगा, जो लेक्चर्स डाले जा रहे हैं, तो उसमें से आप हो सकता है कि आप यहाँ पे आंसर बता पा रहे होंगे कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच एक्ट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? वुड डिस्पैच एक्ट को बोला जाता है, जो कि कब आया था? 1854 को आया था। कब आया था? 1854 को आया था। ये आप लोग याद रखेंगे कि इसको क्या बोला जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है वो है चार्ल्स ग्रांट। कौन है? चार्ल्स ग्रांट। और ये कैसे बने चार्ल्स ग्रांट भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता? उसका कारण है, क्या था कि 1813 में चार्टर एक्ट आया था। क्या आया था? 1813 की चार्टर एक्ट में अंग्रेजी शासन ने, यानी कि ब्रिटिश अंपायर ने क्या किया था कि मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आती थी। आप लोग सब भी पढ़े हैं, है ना? क्रिश्चियन मिशनरी को पूरी तरह से अलाउ कर दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद द्वारा, कि क्रिश्चियन मिशनरी भारत में जाएगी और अपनी धर्म का प्रचार करेगी। ठीक है, तो जब ये भारत में आए थे, कौन? चार्ल्स ग्रांट। ये भारत में, ये कौन थे? ये क्रिश्चियन मिशनरी जो भारत में आती थी धर्म का प्रचार करने के लिए, ये उसी के एक सदस्य थे, चार्ल्स ग्रांट। इनकी थिंकिंग ये थी कि भारत में हम यूरोपियन एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन लाएं, इंग्लिश एजुकेशन लाएं। इसी वजह से, और उस एजुकेशन को ये बोलते थे आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन। और हमारी जो शिक्षा थी वो क्या थी? ओरिएंटल थी, है ना? हम क्या थे? पूर्वी, ये पाश्चात्यवादी थे और ये हम पूर्ववादी थे। ठीक है, तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। ये क्रिश्चियन मिशनरी थे जो भारत में आती थी, क्रिश्चियन मिशनरी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, ये उसी के एक सदस्य थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चार्ल्स ग्रांट, जिन्हें बोला जाता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? आरंभ पूछ रहा है आपसे।
1550 में, 1650 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में या 1850 ईस्वी में? यहाँ पे है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना। यहाँ सही आंसर है आपका, करेक्ट आंसर है 1850 ईस्वी में। क्या था कि सर्वप्रथम फर्स्ट यदि हम देखें तो पहला आधुनिक उद्योग जो है 1854 में एग्जिस्टेंस में आया। आरंभ तो हो गया था, ठीक है, 1850 में, हाँ ठीक है, अब उद्योग हमारे देश में आएंगे। एग्जैक्टली जो एग्जिस्टेंस में आया वो है 1854 में, और वो कौन सा था? तो सूती कपड़ा कारखाना। क्या था? सूती कपड़ा कारखाना, यानी कि मुंबई का वस्त्र आयोग। और ये सूती कपड़ा कारखाना कहाँ था? मुंबई में था। कहाँ? मुंबई का वस्त्र उद्योग जो है पहला आधुनिक उद्योग है, ठीक है। इसमें जो है ये प्रारंभ तो 1854 में हो गया, लेकिन जो भी इसका जो इन्वेस्टमेंट और वी कैन से जो कि पहली बार बेचना चालू करना, ये सब जो है किसी को देना, ये 56 से चालू हुआ था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में यदि पूछता है कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई, किस ईस्वी से चालू हुई, तो ईस्वी में आपको याद रखना है 1850 में, लेकिन पहला आधुनिक उद्योग कब बना, एग्जिस्टेंस में कब आया, तो वो है 1854 का। और कहाँ? 1854 में, और कहाँ आया? तो मुंबई में आया। कौन सा था? तो मुंबई का वस्त्र उद्योग, जिसको हम बोलते हैं सूती कपड़ा कारखाना। क्या बोलते हैं? सूती कपड़ा कारखाना, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेलवे के निर्माण का कारण था ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, या उपर्युक्त सभी। तो क्या है आपका करेक्ट आंसर? बताइए, अपने में बताइए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि आंसर क्या है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि ये सभी कारण थे भारत में रेलवे के निर्माण का, ठीक है, भारत में रेलवे का निर्माण। अब आपसे यदि पूछता है कि पहली यानी कि प्रथम यात्री रेल जो है भारत में कब प्रारंभ हुई, तो वो है 1853 में। 1853 यदि ईयर बोला तो 1853 बनेगा, और यदि आपसे डेट पूछेगा तो 16 अप्रैल। कब? 16 अप्रैल याद रखना, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में। क्या चालू हुआ था? प्रथम पैसेंजर ट्रेन यानी कि यात्रीय रेल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? आप सभी पढ़े होंगे, मुंबई से लेकर के थाने तक। कहाँ? मुंबई टू थाने, जो कि 35 किलोमीटर की थी, 35 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई रिसरा, बंगाल, बम्बई, भड़ौच या सूरत में? तो कहाँ हुई? तो पहली आधुनिक पटसन मिल जो स्थापित हुई थी तो वो रिसरा, बंगाल में, यानी कि जूट मिल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट मॉडर्न जूट मिल कहाँ पे स्थापित हुई? तो रिसरा, बंगाल आपको याद रखना है, ठीक है, जूट मिल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1816 में, 1820 में, 1828 में, 1830 में? तो आप लोगों को आई होप सभी को पता होगा कि 1828 में। कब? 1828 में जो है राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। और क्या क्या चीज़ इन्होंने, ये जो है आप लोग पढ़े होंगे, रिलीजियस मूवमेंट पढ़े होंगे, है ना, डेफिनेटली आप लोग पढ़े होंगे रिलीजियस मूवमेंट। तो क्या हुआ था, इनकी वजह से जो है राजा राम मोहन रॉय की वजह से क्या हुआ था, 1829 में भारत से सती प्रथा बैन की गई थी। सती सिस्टम जो है, सती प्रथा जो है बैन की गई थी, पूरी तरह से एबॉलिश की गई थी। किसकी वजह से? राजा राम मोहन रॉय की जो भी इन्होंने कार्य किया था रिलीजियस मूवमेंट में, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। और यदि आपसे पूछता है कि हु एबॉलिश्ड सती सिस्टम, सती प्रथा किसने खत्म किया, तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए? विलियम बेंटिक। क्या बनना चाहिए? विलियम बेंटिक, ठीक है। कब? 1829 में।
आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। साथ में विलियम बेंटिक ने फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी एबॉलिश किया था, बैन किया था। फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होती है कि भ्रूण हत्या, यानी कि पता चल जाता है कि लड़की होने वाली है तो भ्रूण हत्या जो कर दी जाती है तो उसको बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो उसको भी विलियम बेंटिक ने ही उसका अंत किया था, यानी कि एबॉलिश किया था। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि इस तरह से आप यदि एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे पॉइंट को रिलेट करके पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको बिल्कुल मदद करेगा। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन का सेट्स कंप्लीट होता है आधुनिक इतिहास में। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।